हाँ, बिहार में काबा, ये गाना आपने खूब सुना होगा, बिहार में काबा। जी हाँ, चुनाव से पहले बिहार को लेकर महागठबंधन यही सवाल नीतीश कुमार सरकार से पूछ रहा था और चुनाव के दौरान एनडीए ने बताया कि 15 साल पहले जंगल राज था, बवाल था और यही बवाल लखीसराय में पहले चरण के दौरान आज देखने को मिला, जब उप मुख्यमंत्री और बीजेपी उम्मीदवार विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हो गया। लेकिन इस बार फर्क है, इस बार सत्ता में एनडीए है, जब इस तरीके की अराजकता देखने को मिली है, जिस पर विजय सिन्हा ने बुलडोजर कार्रवाई करने के लिए तैयार रहने का चैलेंज भी दे दिया है। ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। विजय सिन्हा को इसकी उम्मीद तक नहीं थी। वो तो सुबह पूजा पाठ करने के बाद मतदान कर क्षेत्र भ्रमण पर थे। इसी दौरान उन्हें प्रतापपुर में आरजेडी की ओर से बीजेपी बूथ एजेंट्स को परेशान करने की जानकारी मिली। ये राजद के लोग की मानसिकता आज भी बूथ कब्जा करने का और बूथ से जीन निकालने का है, जिसके बाद वो मौके पर जा पहुंचे, जहां पहुंचते ही उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। लेकिन मामला सिर्फ नारेबाजी तक नहीं रुका, उनकी गाड़ी पर गोबर और जूते चप्पल तक फेंके जाने लगे। बवाल होता देख विजय सिन्हा ने भीड़ को जवाब देना शुरू कर दिया। एक चीज सुन लो, विजय सिन्हा जिंदाबाद हो गया और इसका गुंडे देखिए, सत्ता में नहीं आया है तो ये गुंडे है। जिस पर भीड़ रोड का हवाला देने लगी। इस बवाल के पीछे आरजेडी के कार्यकर्ता हैं या विजय सिन्हा के खिलाफ आम लोगों की नाराजगी, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस बवाल ने बिहार के बूथ कैप्चरिंग वाले दौर की याद तो दिला ही दी है। बिहार के लखीसराय से ही एक और खबर है। यहाँ पहले चरण के मतदान के दौरान आरजेडी एमएलसी अजय कुमार और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा आमने सामने आ गए। हम आपको जैसा कि बता रहे हैं कि लगातार आज पहले चरण के मतदान के दौरान कई स्थानों पर बवाल देखने को मिला, लेकिन बवाल सिर्फ लखीसराय में ही नहीं हुआ, बल्कि कई अलग अलग बूथों और इलाकों में हुआ। यहाँ चुनाव आयोग के लिए शांतिपूर्ण चुनाव कराना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि ये बाहुबलियों की जमीन है और फिर वो चाहे सत्ता पक्ष वाले हों या फिर विपक्ष वाले। तो शुरुआत इन तस्वीरों से पहले पंचायत सचिव को धमकाकर चर्चा में आए आरजेडी के भाई वीरेंद्र अपनी पत्नी के साथ वोट के लिए पहुंचे, तो पुलिस वाले को पर्ची चेक करता देख भड़क गए। कुछ चेक करने का पावर नहीं है, इनको जाने दीजिए। नहीं, आप चलिए अभी दीजिए, इनको दीजिए, अभी देखिए। जिसके बाद भाई वीरेंद्र पुलिस कर्मी से मतदान पर्ची छीन लेते हैं और महिला को अंदर वोटिंग के लिए भेज देते हैं और पुलिसकर्मी पर वोट खराब करने का आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। शांति व्यवस्था करने का है, अभी तिवारी जी आए हैं कि हमारा वोट खराब करने के लिए। आप क्यों चेक करने वाले कौन होते हैं? चेक करेगा वहाँ। वहीं बिहार शरीफ में मतदान के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने पर बवाल हो गया, जहां प्रत्याशी ने अपने बूथ एजेंट के गिरफ्तार किए जाने पर पुलिसकर्मियों पर आरजेडी समर्थक होने का आरोप लगा दिया। तो हाई प्रोफाइल सीट सीवान में चुनावी रंजिश में दो पक्षों में मारपीट की घटना सामने आई है। हालांकि मामला पुराना बताया जा रहा है, लेकिन घटना मतदान वाले दिन किसी बहस के बाद घट गई। इधर समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर में ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान में देरी हो रही थी, इससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए। बिहार के लखीसराय से ही एक और खबर हमें मिल रही है। यहाँ पहले चरण के मतदान के दौरान आरजेडी एमएलसी अजय कुमार और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा आमने सामने आ गए। दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई और इसका वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। दारू पी के जाकर हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? रफ्तार को क्या बुझे? बनाओ अधिकारी को उसको चेक करो। हाँ चेक करो। तुम बोलने वाले कौन? चेक करवाते इसको दारू पिए हुए हैं। मैं रोको इसको। दारू पी करके हंगामा करता है। दारू पी हंगामा बॉडीगार्ड भी दारू पी ले। अरे दारू पी हंगामा के इसको चेक करवाओ। दे रहे राजद का एमएलसी राजद का दारू पी का हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमाना जब हो गया। कहाँ प्रशासन लगाओ? दारू पी का हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। दारू पी का अभी भी दारू पिए हुए हैं। अभी नदियामा से लोग तुम सारे पापी कहाँ से इलाका में आ गए? दारू पी करके फिर सब चढ़ा हुआ है। और ना तो उतार देंगे 14 तारीख को उतार देंगे। 14 तारीख को रिजल्ट में धमकी मत दो। तुम्हारे जैसा कितना छोड़ो।
बिहार चुनाव में पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। एनडीए और महागठबंधन अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव विपक्ष के घोषित सीएम उम्मीदवार हैं। वो अपने वादों के जरिए इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उनके रास्ते में योगी आदित्यनाथ ऐसा लग रहा है कि एक दीवार बनकर खड़े हैं, क्योंकि बिहार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार रैलियां करके आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। अब चुनावी नतीजों में ये पता चलेगा कि ये दीवार कितनी मजबूत साबित हुई है या फिर तेजस्वी यादव इस दीवार को ढहाने में सफल रहे हैं। ऐसे में ये तो पक्का है कि तेजस्वी यादव के लिए सीएम की कुर्सी तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की फायर ब्रांड वाली छवि महागठबंधन पर भारी पड़ रही है। सीएम योगी के रैलियों में गजब की भीड़ जुट रही है और वो जमकर आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाली आरजेडी और कांग्रेस आज फिर से बिहार के अंदर अभिनय ठगी का माया जाल फैलाने का प्रयास कर रही है। लेकिन बहन और भाइयों, हम कह सकते हैं अब कांग्रेस और आरजेडी को अवसर नहीं मिलने वाला है। और ये महागठबंधन भी अच्छी तरह से जानता है कि हिंदू बहुल इलाकों में योगी की डिमांड ज्यादा है, इसलिए तेजस्वी भी योगी पर हमलावर है। अपना राज संभाल नहीं रहा, दूसरों में जाकर के प्रोपेगेंडा मत करो। आप तो ऐसे मुख्यमंत्री की मुख्यमंत्री बनते सबसे पहला काम किया था कि आपके ऊपर 50 मुकदमे जो थे वो वापस ले लिया गया। आपको बता दें कि पहले चरण में योगी बिहार में 20 रैलियां कर चुके हैं, जबकि दूसरे चरण के लिए अब तक 3 रैलियां कर चुके हैं। योगी की ताबड़तोड़ रैलियां और विपक्ष पर जोरदार प्रहार से महागठबंधन को योगी का डर सता रहा है कि कहीं तेजस्वी की सीएम कुर्सी के आगे योगी बैरियर न बन जाए। बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान जो मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चा में रहे वो बुर्का और पाकिस्तान है। जी हां, एक बार फिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वोटिंग के दौरान बुर्का पहने मतदाताओं पर बयान दिया है, जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। वो कह रहे हैं कि वोटिंग में धांधली से बचने के लिए बुर्का पहने लोगों की जांच होनी चाहिए, जिसके बाद फिर सियासत गर्म हो गई। ये पूरा मामला बूथ में खड़ी उन महिलाओं को लेकर हुआ जो बुर्का पहनकर मतदान करने आई थी। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये पाकिस्तान नहीं है जहां शरिया कानून चलता है। उसे देखने का, दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी और ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। तेजस्वी यादव का राज जीवन में आएगा नहीं जो शरिया कानून लागू होगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, जिसे उनको उठाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, बुर्का उठाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, और जो कहते हैं ये सरासरी गलत है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब बिहार चुनाव में बुर्के का मुद्दा उठा हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बुर्के पर आरजेडी और कांग्रेस को घेरा था। तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं, बुर्का चाहिए। बिहार चुनाव में बुर्के के आड़ में फर्जी वोटिंग का शक है। ऐसे में हर बूथ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तैनाती की गई है, जो बुर्के वाली महिलाओं की चेकिंग कर फर्जी मतदान को रोकने का काम कर रही है। लेकिन इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। एक तरफ बिहार में बुर्के पर सियासत जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ पहले चरण के मतदान में मुस्लिम महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उन्हें ना तो बुर्का हटाने से परहेज था और ना ही अपनी पहचान बताने से। और ये देखिए, सीवान से लेकर मोकामा तक मुस्लिम महिलाएं वोटिंग के लिए निकली और उन्होंने बुर्का हटाकर मतदान किया। चेहरा दिखाना गलत है। वो ये ना कि मतलब आप लोग पूरा बाल और खोलने के लिए बोल रहे हैं। हम लोग ऐसा हो कैसे उघार कैसे दिखा सकते हो, आप लोग देख लीजिए। अब वो बोलेंगे ये सब हटा के दिखाओ, तो वैसे थोड़ी कोई दिखाएगा। इतना दिखाना है तो इसमें क्या दिक्कत है? तो वहाँ पे दिख जाएगा, वहाँ पे दिखेगा, फिर अगली बार जब आएंगे तो पकड़ाएगा ही ना आदमी। तो कैसे झूठ हो जाएगा? कुछ लोग कह रहे हैं चेहरा नहीं दिखाएंगे। नहीं दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे? दिखा दिया। ओके। मुस्लिम महिलाओं ने चुनाव आयोग के इस रूल का समर्थन भी किया और कहा कि चेहरा दिखाकर वोट डालने से फर्जी मतदान पर लगाम लगेगा। हिजाब हटा के चेहरा चेक किया था या फिर ऐसे ही वोट किया है? चेहरा हटा के चेक किया तब वोट दिए। अंदर जाने से पहले मोबाइल को रखा गया, उसके बाद नाम चेहरा देखा गया, चेहरा देखने के बाद नंबर मिलाया गया और वोट दिए गए और कुछ नहीं। सब चीज़ बहुत अच्छा हुआ। बुर्का हटा के आपका? हाँ, बुर्का हटा के देखा चेहरा, उसके बाद वोट गिराए, उसके बाद आए तो बुर्का नीचे गिराए। अब इससे एक बात तो साफ हो गई, मुस्लिमों को चेहरा दिखाने से ऐतराज नहीं है। इस मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है।
बिहार में पहले चरण के मतदान में पूरा लालू यादव परिवार वोट देने निकला। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, राजश्री यादव सभी ने वोट डाला। कमी रही तो सिर्फ और सिर्फ परिवार के साथ दिखने वाले तेज प्रताप यादव की, जो आज भी परिवार के साथ नहीं दिखे। लेकिन जब मां राबड़ी देवी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दोनों बेटों को आशीर्वाद। ये सवाल भी इसीलिए उठ रहा है कि पहली बार लालू परिवार में बेटों के बीच दूरियां देखने को मिल रही हैं। कभी तेजस्वी के लिए कृष्ण बनने वाले तेज प्रताप अब आरजेडी के खिलाफ ही मैदान में हैं। ऐसे में जब पूरा परिवार वोट देने पहुंचा तो राबड़ी देवी से दोनों बेटों के बारे में सवाल पूछा गया। अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ा, दोनों का हमारा माँ है, माँ का शुभकामना, माँ का आशीर्वाद है तेज प्रताप को, दोनों बेटा का आशीर्वाद। उधर पटना में जन शक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव भी वोट डालने पहुंचे। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आशीर्वाद के अलावा जनता ही भगवान है। माता पिता का आशीर्वाद अलग जगह और जनता मालिकों का आशीर्वाद होते हैं। लेकिन इस बार का चुनाव लालू परिवार के लिए किसी महाभारत से कम नहीं, क्योंकि भाई ही भाई के सामने मैदान में है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का रण अब खत्म हो चुका है और 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग के बाद बिहार विधानसभा चुनाव का समापन होगा। लेकिन सियासी रूप से पहले चरण की वोटिंग ज्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि ये चरण बिहार के कई बाहुबलियों और दिग्गजों की सियासत की दशा और दिशा तय कर रहा है। चाहे वो लालू यादव के दोनों बेटे हों, या फिर नीतीश सरकार के दोनों डिप्टी सीएम, या फिर अनंत सिंह और सूरजभान सिंह, महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, जो वैशाली के राघोपुर से मैदान में है। लालू यादव के दूसरे बेटे तेज प्रताप यादव वैशाली के ही महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं। मुकाबला आरजेडी से ही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मुंगेर जिले की तारापुर सीट से पहली बार चुनावी मैदान में है, तो दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भी लगातार चौथी बार लखीसराय सीट से मैदान में है। इस चरण में बिहार के दो बड़े कलाकारों की किस्मत का फैसला हो रहा है। छपरा से आरजेडी के खेसारी लाल यादव तो मुजफ्फरपुर की अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमा रही है। यही नहीं, बाहुबलियों की बात करें तो पहले चरण में ही अनंत सिंह, सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब और मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला की सियासत का फैसला भी पहले चरण में हो रहा है। भले ही राजनीतिक पार्टियां पुरुषों के मुकाबले महिला उम्मीदवारों को कम ही तरजीह देती हों, लेकिन चुनाव में उसका पलड़ा ही भारी रहता है, जिस ओर महिला वोटर्स की नजरें इनायत होती हैं। बीते सालों की तरह पहले चरण के मतदान में भी महिला वोटर्स की पोलिंग बूथ पर मौजूदगी ने हर किसी को चौंकाया। अब ये नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की वजह से है या फिर तेजस्वी के नौकरी के वादे की वजह से, पहले चरण के मतदान के दौरान हर एक पोलिंग बूथ पर महिलाओं की भीड़ नजर आई। अगर आप देखें तो ये यहाँ पर 4 बूथ बनाए गए हैं। ये रघुनाथपुर का जो ब्लॉक है, ब्लॉक सेंटर में 4 बूथ बनाए गए हैं और ऐसी ही लाइन में सुबह से देख रहा हूँ महिलाओं की। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी ने 13, कांग्रेस ने 5, जेडीयू ने 13, आरजेडी ने 23, जनसुराज ने 25 और बसपा ने 26 महिला उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा है। सुबह से ही ऐसा ही नजारा है। आप देखिए जरा, ये वोटर्स की कतार है, 3 कतारें इसमें महिलाओं की हैं। महिला वोटर्स की बात करें तो साल 2010 में महिलाओं का वोट प्रतिशत 54.4% रहा, जबकि पुरुषों का 51.1%। साल 2015 में 60.48% महिलाओं ने, जबकि 53.32% पुरुषों ने ही वोट डाले। 2020 में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 59.6% रहा और पुरुषों का 54.7%। देखते हैं इस बार बूथों पर महिला वोटर्स की मौजूदगी किस आंकड़े तक पहुंचाती है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी काफी समय है, लेकिन बीजेपी ने कमल खिलाने और जीत की हैट्रिक लगाने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल बीजेपी 10 नवंबर से उत्तर प्रदेश में पदयात्रा निकालने जा रही है, जिसमें सांसद से लेकर विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और पदाधिकारी शामिल होंगे, जो हजारों किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। मतलब बीजेपी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का रूट प्लान तैयार कर लिया है। यूपी चुनाव से करीब 1.5 साल पहले ही बीजेपी चुनावी तैयारियों का आगाज पदयात्रा के जरिए करने जा रही है, जिसकी शुरुआत 10 नवंबर से होगी। 403 विधानसभा क्षेत्र में कुल 8 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पूरे प्रदेश में बीजेपी 3224 किलोमीटर पैदल यात्रा करेगी, जिसमें सांसद, विधायक से लेकर बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पैदल चलेंगे। यात्रा भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है और उसमें समाज के सभी वर्गों का सहयोग हम लोग लेंगे। यूपी चुनाव को अभी लंबा वक्त है, लेकिन बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस पदयात्रा से विपक्ष की मुश्किलें बढ़ने वाली है।
दुनिया जीतकर जब चैंपियन बेटियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंची तो उनके बीच एक लंबी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम का जोरदार स्वागत किया और वो पल फिर यादगार बन गया। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों की खूब तारीफ भी की। जीत की खुशी, जज्बे की कहानी और मुस्कुराहटों से भरा लम्हा। प्रधानमंत्री ने अपने अंदाज में इन बेटियों का हौसला बढ़ाया। वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम का पीएम मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत किया और मुंह मीठा कराया। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के साथ पीएम ने खिलाड़ियों को खाना भी सर्व किया। पीएम मोदी ने मजाकिया अंदाज में कप्तान हरमनप्रीत कौर से पूछा, मैं ये जो जीतने के बाद बॉल जेब में रख। हरमन ने तुरंत जवाब दिया, ये था कि अब ये मेरे पास है, ये तो ये मेरे पास ही रहेगी, अभी भी मेरे बैग में ही है। वहीं दीप्ति शर्मा से पीएम ने उनके हनुमान टैटू पर सवाल किया। टैटू लगा कर घूमती रहती है तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते? दीप्ति शर्मा भी तपाक से बोली, उनका नाम लेती हूँ तो मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती हूँ। खिलाड़ियों ने पीएम मोदी को नमो लिखी हुई खास जर्सी भेंट की, जिस पर 16 प्लेयर्स के सिग्नेचर भी है। पीएम मोदी से ये मुलाकात सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश में अपराध रोकने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस अब अलर्ट मोड में है। महिलाओं से लूटपाट, अश्लील हरकतें करने वाले मनचलों और बदमाशों को एक्सपोज कर रही है और ऐसा ही कुछ मेरठ में देखने को मिला। यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराध करने वाले आरोपियों के पोस्टर्स लगाए। क्योंकि सीएम योगी का संदेश साफ है कि बेटियों के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर बेटी को सुरक्षा मिलेगी और जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। यही वजह है कि महिलाओं से लूटपाट और अश्लील हरकत करने वाले अपराधियों को एक्सपोज किया जा रहा है। चाहे बात गाजियाबाद की हो, आगरा की या फिर मेरठ, जगह जगह बदमाश और माफियाओं के पोस्टर लगाए गए हैं। मेरठ में योगी फोर्स ने अपराधियों के पोस्टर लगाए, जिसका मकसद महिलाओं को जागरूक करना, क्योंकि इन्हीं अपराधियों ने महिलाओं के साथ लूटपाट समेत कई वारदातों को अंजाम दिया था। महिला संबंधित अपराध करने वाले अपराधियों के पोस्टर जो हैं, वो प्रत्येक थाने में चस्पा कर दिए हैं। अपराधी छोटा हो या बड़ा, योगी फोर्स किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं, क्योंकि यूपी में बेटियां हो या फिर महिलाएं, उनकी सुरक्षा करना योगी फोर्स की पहली प्राथमिकता है। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की, जहां एक शख्स ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोली मारने की धमकी दे दी है और इसके बाद से यूपी पुलिस अब एक्शन में है। प्रयागराज से लेकर बाराबंकी तक आरोपी की तलाश जारी है। ऐसे में अगर ये शख्स गिरफ्त में आया तो योगी फोर्स इसे अच्छे से इलाज करेगी, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। ऐसे पहले भी ऐसी हरकत करने वालों को पुलिस सबक सिखा चुकी है। अब प्रयागराज के सोराव इलाके के रहने वाले मनीष दुबे ने योगी को धमकी दी है। उसने 2 नवंबर की रात 112 नंबर पर पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया। कॉल पर उसने कहा कि सीएम को गोली मार दूंगा। इस मामले में 3 नवंबर को बाराबंकी कोतवाली में तैनात दरोगा ने एफआईआर दर्ज की। पुलिस की टीमों ने कई बार आरोपी के नंबर पर फोन किया। उसने कभी लोकेशन चारबाग लखनऊ बताई तो कभी प्रयागराज बताकर मोबाइल बंद कर लिया। धमकी देने वाला शख्स प्रयागराज का टेंट कारोबारी बताया जा रहा है। ऐसे में पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं और जल्द ही धमकी देने वाला पुलिस के शिकंजे में होगा। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे कुछ घंटे बाद सामने आ जाएंगे और इसके लिए वोटों की गिनती चल रही है। यहाँ चारों प्रमुख पदों पर लेफ्ट बढ़त बनाता दिख रहा है और इसके साथ ही यूनिवर्सिटी कैंपस में बवाल का दौर भी शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत लेफ्ट के आजादी वाले नारे लगने के साथ ही शुरू हो गई थी। जेएनयू के चारों प्रमुख पद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, महासचिव के लिए 4 नवंबर को वोटिंग हुई थी और आज मतगणना की जा रही है। और शुरुआती रुझान मिलने के साथ ही लेफ्ट विंग ने फूलमाला और डफली के साथ जश्न मनाना शुरू कर दिया। एबीवीपी का आरोप है कि लेफ्ट विंग के छात्रों ने चुनाव में स्थिति मजबूत होते ही छीटाकशी करनी शुरू कर दी, जिसके बाद परिसर में माहौल एकदम से गर्म हो गया। दोनों ही पक्ष एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने में जुट गए हैं। हालांकि अभी अंतिम नतीजे नहीं आए हैं। एक तरफ तो राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा, दूसरी तरफ ग्रैब 2 की पाबंदियों के बावजूद प्रदूषण फैलाने वाले वाहन लगातार दिल्ली की सीमा में एंट्री कर रहे हैं और इसका खुलासा हुआ जब दिल्ली पुलिस ने 20,000 से ज्यादा वाहनों के चालान काटे। और ये वही वाहन हैं जिनकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। सुबह हो या फिर शाम,
लगातार धुंध छाई हुई है। AQI 300 के पार पहुंच चुका है। प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप लागू है, लेकिन अभी भी कुछ लोग सड़कों पर नियमों की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। इसका खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया कि एक दिन में 20,000 से ज्यादा वाहनों का चालान किया गया है, जिनके पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी PUCC नहीं था। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। अगर कोई वाहन इसको लेकर नहीं चलता है तो उसको दिल्ली NCR में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। सवाल खड़े हो रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में ग्रैप पाबंदी लागू होने के बावजूद प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों ने दिल्ली की सीमा में एंट्री कैसे की। दिल्ली की हवा लगातार जहरीली हो रही है और अब राजधानी में प्रदूषण से राहत देने के लिए एक नया प्रयोग शुरू किया गया है। दिल्ली सरकार ने सड़कों पर ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया है जो हवा में धूल के कणों को कम करने का काम करेगा। ये तस्वीरें दिल्ली के नरेला और बवाना इलाके की है, जहां हवा में उड़ती धूल को काबू में करने के लिए सरकार ने नया हथियार तैनात किया है, जिसका नाम है ऑटोमेटिक मिस्टिंग सिस्टम। ऑटोमेटिक मिस्टिंग सिस्टम के लिए 24 करोड़ का बजट रखा गया है। प्रदूषण वाले 13 स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। मिस्टिंग सिस्टम को 80 किलोमीटर में लगाया जाएगा। ऑटोमेटिक स्प्रे होगा। 314 इलेक्ट्रिक पोल पर लगाए गए हैं। मिस्टिंग सिस्टम में पानी की खपत कम होगी। इस सिस्टम से एक पाइप से जुड़े 5 नोजल लगातार पानी की बारीक फुहार छोड़ते हैं, जो हवा में मौजूद धूल के कणों को नीचे बैठा देती हैं। पूरे सिस्टम को ऑटोमेटिक कंट्रोल यूनिट से जोड़ा गया है, यानी हवा की गुणवत्ता के हिसाब से खुद ही मिस्ट छोड़ना शुरू हो जाएगा। फिलहाल ये सिस्टम दिल्ली के नरेला, बवाना, चाणक्यपुरी, लोधी रोड और जहांगीरपुरी में लगाया गया है। इससे पहले भी दिल्ली सरकार पानी का छिड़काव करवा चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पानी की फुहारें दिल्ली की जहरीली हवा को साफ कर पाएंगी। घी, शहद, तिल जैसे पूजा के सामान के नाम पर नकली और मिलावट का खेल तो चलता ही रहता है, लेकिन जब मामला प्रसाद तक पहुंच जाए तो फिर ये गंभीर हो जाता है। पिछले साल तिरुपति बालाजी के प्रसादम पर बवाल हुआ था। अब मध्य प्रदेश के खंडवा में मिलावट का खुलासा हुआ है। इस खबर ने ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचने वाले भक्तों के होश उड़ा दिए हैं, जो यहां मौजूद पूजा की दुकानों से इन मिठाइयों को आस्था के भरोसे खरीद कर ले जाते थे। आस्था से हो रहे खिलवाड़ की जानकारी मिलने के बाद फूड डिपार्टमेंट ने यहां बड़ी कार्रवाई की और करीब 2.5 लाख के मिल्क केक और मावा से बने पेड़े जब्त कर लिए, जबकि कई दूसरी मिठाइयों के सैंपल टीम ने कलेक्ट किए हैं। टीम ने जब यहाँ मिठाइयों के रखने की जगह का मुआयना किया तो वो भी अनहाइजीनिक मिला। यही नहीं, प्रसाद के पैकेट पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं थी। प्रशासन ने सभी दुकानदारों को प्रसाद में मिलावट न करने की चेतावनी दी है। जीरो टॉलरेंस के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस शहर शहर अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस एक्शन से अपराधी ऐसे घबराए हुए हैं कि या तो खुद ब खुद सरेंडर कर रहे हैं और जो अपराध छोड़ने के लिए तैयार नहीं उनको सबक सिखाया जा रहा है। ऐसा ही उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक मामला सामने आया, जहां पुलिस ने शातिर चोर को धर दबोचा। और इसके बाद योगी फोर्स ने ऐसी कार्रवाई की, आरोपी अपने पैरों पर चलने के काबिल नहीं बचा, बल्कि चलने के लिए पुलिस के कंधों का सहारा लेना पड़ा। यही नहीं, पुलिस ने मुठभेड़ में घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां आरोपी कान पकड़ पुलिस के सामने अपराध नहीं करने की कसम खाता नजर आया। राज्य को अपराध मुक्त करने में योगी फोर्स एक्शन मोड में है। यूपी पुलिस के डर से या तो अपराधी खुद सरेंडर कर रहे हैं और जो बदमाश माफिया अपराध नहीं छोड़ रहे उन्हें योगी फोर्स ढूंढकर पकड़ रही है। ऐसा ही यूपी के बिजनौर, गोरखपुर, बुलंदशहर और वाराणसी में देखने को मिला, जहां मुठभेड़ में योगी फोर्स ने अपराधियों को धर दबोचा, जिसके बाद उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया, क्योंकि यूपी में किसी भी हाल में अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ ड्रम कांड ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी और किस तरह से आरोपी मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया था। उससे भी ज्यादा खौफनाक वारदात गुजरात के अहमदाबाद में देखने को मिली। आरोप है कि रूबी नाम की महिला ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। यही नहीं, पति के शव को किचन में दफना दिया। क्योंकि शादी के बाद रूबी और उसके पति समीर अंसारी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था, क्योंकि रूबी के प्रेमी इमरान से अवैध संबंध थे। इसी वजह से रूबी और समीर में लड़ाइयां होती थीं। यही वजह है कि पति समीर को रास्ते से हटाने के लिए रूबी ने प्रेमी और अपने दोस्तों के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची। सबसे पहले रूबी ने प्रेमी और 2 दोस्तों के साथ मिलकर पति समीर के हाथ पैर बांधे, फिर हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद शव को टुकड़ों में काटकर किचन में दफना दिया और सीमेंट और टाइल्स बिछा दी, जिससे शक न हो। इस घटना का खुलासा 14 महीने बाद हुआ, जब पुलिस ने समीर की तलाश शुरू की, लेकिन समीर तो नहीं मिला, लेकिन सिर्फ हड्डियां मिली। पुलिस ने इस मामले में रूबी के प्रेमी को गिरफ्तार कर बाकियों की तलाश तेज कर दी है।
मेरठ में कातिल मुस्कान के माता पिता बेटी की करतूत से गहरे सदमे में हैं। सामाजिक बहिष्कार के कारण पिता का कारोबार ठप हो गया है, बेटा बेरोजगार हो गया है और बहन का ट्यूशन सेंटर बंद हो गया है। अब मुस्कान के माता पिता मेरठ छोड़ने का प्लान बना रहे हैं। हाल ही में मुस्कान के माता पिता ने अपने मकान पर "मकान बिकाऊ है" का पोस्टर चस्पा कर दिया था। यही वो मकान है जहां पर कुछ दिनों पहले "मकान बिकाऊ" का पोस्टर जो था वो मुस्कान के परिवार वालों ने लगाया था, लेकिन अब कल ये पोस्टर जो है वो उसके परिवार द्वारा खुद ही हटा दिया गया। सौरभ की मां ने दावा किया कि मकान सौरभ के पैसों से खरीदा गया था, क्योंकि लड़के के पैसे से, हमारे लड़की के पैसे से खरीदा गया। हर चीज फर्जी कागज तैयार करके। मुस्कान पति की हत्या के केस में मेरठ जेल में बंद है। समाज के लोग अब इस परिवार से दूरी बनाने लगे हैं, इसीलिए कुछ उन्होंने घर बेचने के पोस्टर लगाए थे। अब सवाल ये है कि क्या मुस्कान का परिवार मुंह छुपाकर भाग रहा है या फिर मकान को अपने नाम से बेचकर पैसा हड़पने का प्लान है। उत्तराखंड के देहरादून में निदेशक साहब की बदसलूकी सामने आई है। शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के साथ हाथापाई की। यही नहीं, महिला पत्रकार का फोन तक छीन लिया, जिसके बाद वहां हाथापाई शुरू हो गई। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन गहमा गहमी बनी रही। यहाँ पर देखिए किस तरीके से बदतमीजी की जा रही प्रेस वालों के साथ। उत्तराखंड से जो वीडियो सामने आया उसमें निदेशक अजय कुमार नौडियाल फोन छीनने की कोशिश करते नजर आए। वहां मौजूद पत्रकारों ने जब विरोध किया, निदेशक का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पत्रकारों से झड़प शुरू कर दी। हालांकि किसी तरह मामले को शांत कराया गया। उत्तर प्रदेश के संभल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पुलिस ने फर्जी सिपाही को धर दबोचा और आरोप है कि इस फर्जी सिपाही ने व्यापारी को वर्दी का खौफ दिखाकर धमकाया था और पैसे भी मांगे थे, जिसकी शिकायत पर योगी फोर्स ने फर्जी सिपाही को धर दबोचा। पकड़े गए फर्जी सिपाही का नाम विष्णु बाबू है, जो पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को डरा धमकाकर रुपयों की मांग करता था, जिसके पास से पिस्तौल और दस्तावेज बरामद किए गए। साथ में अकेले क्यों? यहाँ कब आए? 15-20 दिन। 2 साल पहले उत्तराखंड के हरिद्वार में भी उसे क्राइम ब्रांच का दारोगा बताकर धमकाने के आरोप में पकड़ा गया था। आरोपी ने किन किन जगहों पर इस तरह की हरकतें कर लोगों को धमकाया है, पुलिस इसकी जानकारी जुटा रही है। दक्षिण भारत से लगातार आ रही सड़क हादसों से जुड़ी खबरों के बीच एक और खबर आई है आंध्र प्रदेश से, जहां मन्याम में ओडिशा रोडवेज की बस में आग लग गई। हालांकि इस दौरान ड्राइवर की सूझबूझ ने यात्रियों की जान बचा ली। ओडिशा रोडवेज की ये बस विशाखापट्टनम से ओडिशा जा रही थी। आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम मन्यम जिले में सुनकी घाट रोड के पास जब ये घटना घटी, उससे पहले ड्राइवर को इसकी भनक लग गई थी, क्योंकि सड़क पर मौजूद मामूली सी ऊंचाई पर भी बस चढ़ नहीं पा रही थी और अचानक रुक गई। ड्राइवर ने किसी अंदेशे की आशंका से यात्रियों को तुरंत बस से उतरने के लिए कहा। इसके बाद जैसे ही यात्री बस से उतरे, बस में अचानक से आग लग गई और पल भर में ही ये बस आग के गोले में तब्दील हो गई। काफी दूर से ही आग के लपटें और धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था। कुछ ही पल में पूरी बस जलकर राख हो गई, लेकिन कई जिंदगियां बच गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर की मेयर ने बीच सड़क पीडब्ल्यूडी की पोल खोलकर रख दी। मेयर यहां विकास कार्यों का मुआयना करने पहुंची थी कि अचानक उनकी चप्पल ने सड़क पर रगड़ खाई। मेयर को पैचवर्क में घपला होने की आशंका हुई। बस फिर क्या था, उन्होंने सड़क पर हथौड़ी चलाना शुरू कर दी और क्या कुछ हुआ देखिए आप। मेयर ने सड़क पर 2-3 बार हथौड़ा चलाया ही था कि सड़क की क्वालिटी सामने आ गई। दरअसल मेयर के निरीक्षण की जानकारी मिलते ही सड़क पर पैच वर्क करवाए गए थे। मेयर को इसकी जानकारी मिली तो पहले तो उन्होंने पैर से पैच वर्क को रगड़कर देखने लगे। इसी दौरान उनके समर्थक ने उन्हें हथौड़ा पकड़ा दिया। बस फिर क्या था, मैडम लगी हथौड़ा चलाने। 2 से 3 बार होते ही सड़क बोल गई। एक दूसरा समर्थक तो छेनी हथौड़ा लेकर सड़क खोदने लगा। मेयर का ये रूप देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए हैं और मेयर ने संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई की धमकी दी है। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने, धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?